मेरे माता पिता के देहांत को 10 साल हो चुके हैं। मैं अपनी दीदी और भाई के साथ रहती हूँ। मेरी दीदी की भी शादी हो चुकी है। दीदी के पति का नाम अनूप था, वो भी हमारे साथ ही रहते हैं। आज फिर सुबह सुबह कचरे वाला आया और दरवाज़ा जल्दी जल्दी बजाने लगा। दीदी किचन में बिजी थी, इसलिए मैंने ही जाकर दरवाज़ा खोला। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि इतनी भी क्या जल्दी है इस कूड़े वाले को कि ये बैल पर हाथ रखकर ही भूल गया है। लेकिन मैंने गुस्से के बजाय प्यार से उससे पूछा कि क्या बात है भैया, क्या आपकी ट्रेन छूटी जा रही है जो आप इतनी जल्दी में हो। मैंने कचरे वाले की जल्दबाजी देख ली थी तो वो कहने लगा, मैडम ऐसा ही समझ लें। वो एकदम से कचरे के डिब्बों की तरफ बढ़ा और उन डिब्बों में हाथ डालकर कुछ देखने लगा। फिर वही कूड़े का डिब्बा जो रात दीदी के हाथ में था, वो कचरे वाला उस डिब्बे की तरफ देखकर खुश हो गया और एकदम से वो डिब्बा उठाकर बाहर चला गया। मैं वहीं खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी ताकि वो कचरा खाली कर दे तो मैं डस्टबिन अंदर रख दूं और फिर दरवाज़ा बंद कर दूं। मगर मेरी हैरत की इंतहा ही नहीं रही जब कचरे वाले ने एक कचरे का डिब्बा कचरे की ट्रॉली में डालने के बजाय अलग से एक थैले में डाल दिया। जब उस दौरान वो लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ख़जाना उस कचरे वाले के हाथ लग गया हो। ये सब देखकर मुझे थोड़ी हैरत हुई। खैर, मैं खाली कचरे का डिब्बा उठाकर अंदर आ गई और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं अभी भी कचरे वाले के बारे में ही सोच रही थी। आज जीजू ने घर पर आना था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जीजू के आने का सुनकर दीदी का मूड क्यों ख़राब हो जाता था। दीदी आज भी 2 दिन के मेले कपड़े पहने हुए, बाल बिखेरे हुए, उलझी उलझी परेशान नज़र आ रही थी। मुझे अपनी दीदी के इस बर्ताव पर बहुत हैरत हो रही थी। दीदी अपनी ऐसी हालत तब बनाती थी जब जीजू के आने का पता चलता था या जीजू घर आ जाते थे। इस बात को लेकर दिल ही दिल में मुझे अपने दीदी से बहुत सारी शिकायतें होने लगी थीं, लेकिन मैं चुप रही। जीजू के आने पर मेरी दीदी को तो खुश होना चाहिए था, मगर दीदी तो सड़ी सी सूरत बनाकर पूरे घर में घूम रही थी। दीदी न जीजू के साथ बैठती थी और न ही उनसे ज़्यादा बातचीत करती थी। जब जीजू किसी बात के लिए दीदी को आवाज़ देते या उनसे कुछ पूछते थे तो दीदी जीजू को जवाब तक देना गवारा नहीं करती थी। वो जीजू से बहुत ज़्यादा कटी कटी और नाराज़ रहती थी। ये सब कुछ देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी। पहले मेरे पास ये सब कुछ नोटिस करने का समय नहीं था। मैं अपनी पढ़ाई के सिलसिले में हॉस्टल में ही रहती थी। मैं दूसरे शहर में पढ़ती थी, इसीलिए हॉस्टल में रहना पड़ता था। मगर जैसे ही मेरी छुट्टियां होती, मैं वापस अपनी दीदी और जीजू के पास आ जाती थी। अब जब छुट्टियों पर मैं घर वापस आई हुई थी और अब मैं अपने पेपर्स देकर बिल्कुल फ्री थी, तो हर चीज़ नोट कर रही थी, क्योंकि अब मेरे पास कोई काम नहीं था। फुर्सत ही फुर्सत थी मेरे पास। मगर यहाँ आकर दीदी के बर्ताव ने मुझे बहुत ही हैरान किया था। दीदी जीजू के घर आते ही अजीब अजीब हरकतें करती। ऐसा लगता था जैसे दीदी अब भी खुद को जवान समझती हैं। जीजू के घर आते ही उनके रंग ढंग एकदम से बदल जाते थे। मुझे तो ये सब कुछ बहुत ही अजीब अजीब लग रहा था। जबकि जीजू पूरे 15 दिन बाद घर आते तो दीदी को तभी रात में ही कमरे की सफाई याद आ जाती और वो कचरे वाली बास्केट अपने साथ कमरे में ले जाती थी। हैरत और चौंका देने वाली बात ये थी कि दीदी को रात के समय ही सफाई की याद आती थी, वो भी जब जब जीजू घर पर ही होते थे। और आज जब दीदी सफाई करके वापस वो बास्केट रखकर अंदर चली गई तो इस कचरे की बास्केट को देखकर मुझे सुबह वाला किस्सा याद आ गया। कैसे वो कचरे वाला इतनी जल्दी में लग रहा था और आते ही कचरे की इसी बास्केट की तरफ बढ़ा था और मुझे उसका इस वाले डिब्बे को अलग से खाली करना याद आ गया। अगले दिन फिर से जब मैं कचरे वाले को कचरा देने गई तो आज फिर वैसा ही हुआ जैसे कल हुआ था। आज भी वो कचरे वाला बहुत जल्दी में लग रहा था। वो अंदर आकर खुद ही कचरे के डिब्बे उठाता था, इसलिए मैं देख नहीं सकी कि इस डिब्बे में ऐसा क्या था जो वो इतना खुश होता था। इतना तो मैं समझ गई थी कि दीदी जब जब कमरे की सफाई करती है तो यही रेड वाला कचरे का डिब्बा अपने कमरे में लेकर जाती है और सुबह कचरे वाला आकर इसी डिब्बे को उठा लेता है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस डिब्बे में ऐसा क्या था जो कचरे वाला इतना खुश हो जाता था। अब मैंने सोच लिया था कि कल कचरे वाले को कचरा देने से पहले मैं ज़रूर देखूंगी इस डिब्बे में आखिर ऐसा क्या है। लेकिन अगले दिन ऐसा करने की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि आज जीजू को वापस जाना था।
जीजू वापस चले गए। जीजू के जाते ही दीदी फिर से अपनी नॉर्मल रूटीन पर वापस आ गई। अब वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स लग रही थी, नहा धोकर साफ सुथरी और निखरी निखरी लग रही थी। वो मेले कपड़े भी उन्होंने बदल दिए थे। ये देखकर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। जो काम उन्हें जीजू के आने पर करना चाहिए था, वो काम उन्होंने जीजू के जाने के बाद किया था। लेकिन मैंने दीदी से इस बारे में कोई सवाल नहीं किया और मैं खामोश रही। आज कचरे वाला आया और आते ही मुझसे पूछने लगा, मैडम आपके जीजू चले गए क्या? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपना सर हाँ में हिला दिया। मुझे ये कचरे वाला भी बहुत अजीब और सरफिरा लग रहा था। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि आज के समय में लोगों का कोई भरोसा नहीं है। कहीं जीजू की वापसी का सुनकर ये कचरे वाला चोरी के इरादे से हमारे घर में ना घुस जाए, या किसी और बुरे इरादे से। ये सोचकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। जब तक जीजू घर पर नहीं थे, ये कचरे वाला भी देर से आता और बिना किसी खुशी के बहुत ही आराम आराम से कचरा उठाकर लेकर जाता था। मुझे इन सब का बर्ताव बहुत हैरान कर रहा था। कभी कभी दीदी ऐसी कोई बात कर जाती तो मुझे हैरत होती कि दीदी ये क्या बोल रही हैं। अगर दोबारा मैं उनसे पूछती तो दीदी बात को टाल देती। अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद उनकी तबीयत खराब है। 15 दिन पूरे हो गए तो जीजू फिर से घर वापस आ गए। मैं जीजू के आने से बहुत खुश थी, मगर दीदी आज सुबह से ही परेशान और उदास उदास सी लग रही थी। जीजू के आने से दीदी को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती थी और ये बात देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं यही सोचती रहती थी कि दीदी का बर्ताव ऐसा क्यों होता है। वो हमारे जीजू थे, सारा दिन घर से बाहर जाकर हमारे लिए मेहनत करते हैं। शहर से दूर अकेले रहकर भी उन्हें हमारी ही फिक्र रहती थी। हमें थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम होती तो वो भागे भागे हमारे लिए आते थे। मुझे अपने जीजू से बहुत मोहब्बत थी। घर में सिर्फ दीदी, मैं और मेरा छोटा भाई रहते थे। जीजू दूसरे शहर में रहते थे। शुरू से तो दीदी ऐसी नहीं थी, मगर अब ना जाने दीदी को क्या हो गया था। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है दीदी और जीजू के बीच में कोई नाराज़गी चल रही हो और दीदी जीजू से नाराज़ हों। आज भी मैंने दीदी को अपने कमरे में सफाई के इरादे से कचरे की बास्केट ले जाते हुए देखा तो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आने लगे। सुबह जब कचरे वाला कचरा लेने आया और मैं कचरे वाले को कचरा देने के लिए गई तो मैं ये देखकर बेहोश होते होते बची। मेरा सर बुरी तरह चकरा गया था। मैंने दीवार के सहारे से खुद को गिरने से बचाया। मैं ये सब कुछ क्या देख रही थी? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और मैंने दिल ही दिल में सोचा, क्या ये सब कुछ दीदी ने इस कचरे के डिब्बे में डाला है? अगर ये सब कुछ सच था तो ये बहुत ही अजीब सच था। दीदी की दिमागी हालत तो ठीक थी, कोई भी इंसान अपने होशो हवास में ऐसा कैसे कर सकता है? आखिर मेरी दीदी ऐसा क्यों कर रही थी? मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। तभी कचरे वाला आगे आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन मैंने कचरे के डिब्बे से वो चीज़ें निकाल ली। वो कचरे वाला खुशी खुशी आगे बढ़ रहा था। मुझे उसकी खुशी फूटी आंख नहीं भा रही थी। अब तक पता नहीं वो कितना कुछ बटोर चुका था और अब फिर से दांत निकालता हुआ आ रहा था, क्योंकि वो जीजू की कार बाहर खड़ी देख चुका था। जब मैंने उसे कचरे के डिब्बे दिए, उसने उनमें कुछ तलाशना शुरू कर दिया। जब उसे कुछ नहीं मिला तो वो उदास होकर चला गया। मेरे तन बदन में आग लगी हुई थी। मैंने खुद से ही बात करना शुरू कर दिया और कहने लगी कि मैं जीजू और भाई से कहकर इस कचरे वाले को सबक सिखाती हूँ। फिर मैं गुस्से से अंदर आ गई। अब मैं दीदी के पास जा रही थी। मुझे दीदी से अपने बहुत सारे सवालों के जवाब लेने थे, लेकिन अंदर जाकर मेरा सामना जीजू से हो गया। उन्होंने मुझे अपने साथ बैठा लिया। क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रही हो, कोई मसला है? उनके पूछने की देर थी और मैंने गुस्से में बोलना शुरू कर दिया। जीजू, मुझे दीदी से शिकायत है। वैसे तो वो बहुत खुश रहती हैं, पर जैसे ही आप आ जाते हैं उनका मूड ख़राब हो जाता है, चिड़चिड़ी हो जाती हैं, वो खोई खोई रहती हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे दीदी आपके आने से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। मुझे बहुत दुख होता है। आपने भी तो ये सब कुछ फील किया होगा। मैं एक ही सांस में सब कुछ बोल पड़ी। जीजू ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और बाहर चलने को कहा। हमारे घर के पीछे एक छोटा सा गार्डन था। जीजू मुझे वहाँ लेकर चले गए। बेटा, मैं तुम्हें इसलिए यहाँ बाहर लेकर आया हूँ ताकि हमारी कोई भी बात तुम्हारी दीदी न सुन सकें। अपनी दीदी के लिए तुम अपने दिल में कोई भी गलत फहमी पैदा मत करो।
मगर जीजू, ये गलत फहमी नहीं है, बल्कि ये तो सच है। मैंने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा है। आप इन सब से अनजान हैं। दीदी शायद आपसे छुपकर ऐसा करती हैं, मगर मैं बहुत परेशान हूँ। दीदी ने अपनी सारी ज़िंदगी संभल संभल कर गुजारी है, हर चीज़ का हिसाब किताब रखा है, छोटी छोटी चीज़ों पर भी ख़ास तवज्जो दी है। अब वो अपनी उम्र के इस हिस्से में आकर ऐसी अजीब अजीब हरकतें क्यों करने लगी हैं? तुम्हारी दीदी अपने बस में नहीं है। कुछ समय से वो ज़हनी तनाव का शिकार हैं। जीजू की बात पर मैं गुस्सा हो गई और मैं उनसे कहने लगी कि जीजू, आप दीदी की साइड मत लें। आप इतने कमज़ोर कब से हो गए कि गलत बात पर उनकी तरफदारी कर रहे हैं? आखिर ऐसी क्या बात है जो आप इतने मजबूर हो गए हैं और दीदी की गलती पर पर्दा डाल रहे हैं? बेटा, मैं कोई गलती पर पर्दा नहीं डाल रहा और ना ही मैं उसकी साइड ले रहा हूँ। तुम एक बार ध्यान से मेरी बात सुन लो, फिर तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। मगर जीजू, आप ये सब कुछ तो देखें। आज सुबह जब मैं कचरे वाले को कचरा देने लगी तो मैंने कचरे की बास्केट में ये सब देखा और मैं हैरान रह गई। रात को दीदी अपने कमरे की सफाई के बहाने से कचरे का ये वाला बास्केट अंदर ले जाती हैं और इस बास्केट में ऐसी चीज़ें डाल देती हैं और पता नहीं कब से ये सब कुछ कर रही हैं। कचरे वाले की तो ऐश हो रही है। मेरी दीदी इतनी लापरवाह तो कभी भी नहीं थी। अब उन्हें ऐसा क्या हो गया? कचरे की बास्केट में तो दीदी अपने पैसे, आपके लाए हुए महंगे महंगे गिफ्ट्स डाल देती है। आपकी और दीदी की शादी की फ़ोटो 2 टुकड़ों में फटी हुई कचरे के डिब्बे में पड़ी हुई थी। कल ही तो ये महंगा वाला सेट आप दीदी के लिए लाए थे। क्या हो गया है दीदी को आखिर? दीदी ऐसा क्यों कर रही है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। अगर आप कुछ जानते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए, मेरी परेशानी दूर करें। कैसे कोई औरत इतने महंगे और इतने कीमती गिफ्ट्स और पैसे कचरे की बास्केट में डाल सकती है? बेटा, आज मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ। तुम्हारी दीदी इस समय एक दिमागी बीमारी से गुजर रही है। तुमने डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का तो सुना होगा और पढ़ा भी होगा, क्योंकि तुम साइकोलॉजी की स्टूडेंट हो। तुम्हारी दीदी मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है, जिसमें इंसान खुद को अलग अलग रूप में ढाल लेता है। वो एक ही समय में अपने कई रूप जीता है। इस बीमारी में मरीज खुद को अलग अलग रूप देकर अलग अलग इंसान समझने लगता है। कुछ मरीज तो बहुत सारी पर्सनैलिटी का शिकार होते हैं, मगर तुम्हारी दीदी वैसे तो सारा टाइम अपने ही रूप में रहती है और जीती है, मगर जैसे ही मैं घर पर आता हूँ वो खुद को एक अलग इंसान समझने लगती है। इस फेस में वो खुद को जवान समझती है और मुझसे नफ़रत करती है। मुझे पसंद नहीं करती है। वो हर तरीके से मुझसे नफ़रत का इजहार करती है। मेरी नफ़रत उसके दिमाग में इस कदर हावी हो जाती है कि मेरे दिए गए पैसे, मेरे लाए गए गिफ्ट्स तक वो फेंक देती है, उन्हें इस्तेमाल भी नहीं करती। जब तक मैं घर में रहता हूँ पूरा हफ्ता तुम्हारी दीदी इसी फेस में रहती है। जैसे ही मैं चला जाता हूँ अब फिर से वो अपने रूप में वापस आ जाती है। इस सब में उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि वो तो बीमार है। उस बेचारी को तो खुद भी नहीं पता कि वो अपने साथ क्या कर रही है। कहने को तो तुम्हें ये सारी बातें कहानी जैसी लगेंगी और ये सिर्फ किताबी बातें लगेंगी, मगर सच यही है। मैं तुम्हारी दीदी को इसीलिए कुछ नहीं बोलता। यही वजह है कि मैं उसकी बेरुखी नफ़रत बर्दाश्त कर जाता हूँ। तुम्हारी दीदी ने सारी ज़िंदगी हमारे लिए इतना कुछ किया, हम उसके लिए इतना नहीं कर सकते? जीजू की बातें सुनकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि सच में जो मैं अब तक पढ़ती आ रही थी ऐसा सच में भी होता है, बल्कि कहीं और नहीं, इसकी जीती जागती मिसाल मेरी आंखों के सामने है, वो भी मेरी जान से प्यारी बहन के रूप में। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई। अब तक मैं शौक में वहीं जमी बैठी थी। मुझसे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। लेकिन जीजू, ऐसे कैसे हो सकता है? दीदी तो बिल्कुल ठीक थी और अब अचानक आपने अभी तक मुझे कुछ नहीं बताया, मुझसे सब कुछ छुपा कर रखा। दीदी कब से इस बीमारी से गुजर रही है? मैं इतनी बेखबर और अनजान रही कि मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मेरे घर में क्या हो रहा है। आपने मुझे भी नहीं बताया। मुझे बहुत मायूसी हुई है और बहुत दुख हुआ है। मैं अब तक अपनी दीदी को गलत समझ रही थी, दिल ही दिल में उनसे इतनी शिकायतें लिए बैठी थी, बल्कि अब तो मैं उनसे झगड़ा करने जा रही थी। मगर भला हो आपका कि आपने मुझे रोक लिया और मैं दीदी के पास नहीं जा सकी। बेटा, तुम दूर थीं और अपनी पढ़ाई में बिजी रहती थीं। मैं तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था ताकि तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पर ही रहे।
तुम्हारे भाई को तो सब मालूम था, वो सब कुछ जानता है, क्योंकि वो और तुम्हारी दीदी घर में अकेले ही रहते हैं। इसीलिए राज को मैंने सब बता दिया था, क्योंकि अगर मेरे पीठ पीछे यहाँ पर कुछ हो जाता तो राज मुझे फ़ोन करके सब कुछ बता देता और मैं फ़ौरन ही वापस आ जाता। लेकिन भगवान का शुक्र है कि तुम्हारी दीदी की तबीयत वैसे तो बिल्कुल ठीक रहती है, मगर मुझे देखकर वो अपनी दूसरी पर्सनैलिटी में वापस आ जाती है। जीजू ने ठंडी आह भरी। जीजू की बातें सुनकर मेरे दिमाग में बहुत से सवाल आने लगे। मगर जीजू, जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो ऐसे मरीजों का कोई ना कोई कनेक्शन उनके पास से जुड़ा होता है। उनके बचपन में या फिर उनकी जवानी में कोई ऐसा हादसा हुआ होता है जिसकी वजह से वो आगे उम्र के किसी न किसी हिस्से में वो इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। और दीदी की आपसे नफरत और रूखापन इस बात की निशानी है कि आपके और दीदी के बीच में कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर हुई होगी जिसकी वजह से दीदी अब जब आपको देखती हैं उन्हें अपना पास्ट याद आ जाता है और वो खुद को कई साल पीछे ले जाती हैं, जब वो जवान थी और आप दोनों की नई नई शादी हुई थी। क्या शादी के बाद शुरू के दिनों में दीदी आपसे खुश नहीं रहती थी? क्या कभी ऐसी कोई बात हुई थी आपके और दीदी के बीच में जिसकी वजह से दीदी का बर्ताव आपके साथ इतना सख्त हो गया था? मैं अपने जीजू से काफ़ी फ्री थी, इसीलिए बेझिझक उनसे हर बात शेयर कर जाती थी और जीजू भी मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानते थे। हम जीजा साली की बहुत अच्छी दोस्ती थी। हम दोस्तों की तरह हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे, इसीलिए मैं बेझिझक जीजू से हर बात पूछ रही थी। मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा था मेरे जीजू जैसे इंसान भी कभी किसी को कोई तकलीफ़ दे सकते हैं या उन्होंने मेरी दीदी को कोई तकलीफ़ दी होगी। मगर आज मैं अपने दिल और दिमाग में आए हुए सारे सवालों के जवाब जीजू से लेना चाहती थी। हाँ बेटा, ऐसा ही समझ लो। सच में हर कहानी के पीछे कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई किस्सा ज़रूर होता है जो इंसान के अतीत से जुड़ा होता है। इंसान उम्र के किसी भी हिस्से में ज़हनी दबाव, डिप्रेशन, इस तरह की किसी भी मेंटालिटी की बीमारी का शिकार होते हैं तो इसकी ख़ास वजह अतीत में किए गए गलत बर्ताव, जुल्म या ज़्यादती या किसी गलत बातों का ही नतीजा होता है। तुम्हारी दीदी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है जिसकी वजह से आज वो इस हाल में है। तुम्हारी दीदी बहुत अच्छी और शरीफ लड़की थी। वो मेरी माँ की दोस्त की बेटी भी थी, मगर उसके माता पिता देश से बाहर कनाडा में रहते थे। उनके माता पिता की गिनती भी ऐसे ही हिंदुस्तानियों में होती थी जो सारी उम्र तो देश से बाहर रहते हैं, मगर जब बेटियों की शादी का समय आता है तो हिंदुस्तान आकर उनकी शादी अपने देश में ही करवा कर जाते हैं। तुम्हारी दीदी भी अपने माता पिता के साथ कनाडा में ही रहती थी। वहाँ सारा बचपन गुजारा, पली बड़ी, वहाँ से पढ़ाई कंप्लीट की और जब शादी के लिए वो हिंदुस्तान आई और तो और उनके माता पिता अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने लगे, तब फ़ौरन मेरी माँ ने उनसे दिव्या का हाथ मांग लिया। दिव्या के माता पिता फ़ौरन इस रिश्ते के लिए राज़ी हो गए, क्योंकि मेरी माँ और दिव्या की माँ आपस में बहुत अच्छी दोस्त थीं। दिव्या के माता पिता की छुट्टियाँ भी कम रह गई थी और जब माँ ने अंकल के आगे अपने हाथ फैलाए और दिव्या का रिश्ता मांगा तो अंकल भी खुश हो गए और उसी समय हाँ कर दी। उन्होंने कहा कि मेरी माँ से बढ़कर उनको किस पर भरोसा हो सकता है। मुझे विश्वास है मेरी बेटी अपनी माँ की दोस्त के घर में बहुत खुश रहेगी और मैं भी बेफिक्र होकर कनाडा वापस चला जाऊँगा। मगर सब अंकल की बहुत बड़ी गलतफहमी थी और वो अपनी बेटी की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो गए। इस तरह हमारी चट मंगनी और पट ब्याह वाला किस्सा हो गया। इधर हमारी शादी हुई और उधर अंकल अपनी फैमिली के साथ वापस कनाडा चले गए। तुम और राज उस समय बहुत छोटे थे। दिव्या बहुत अच्छी लड़की थी। मैं बहुत खुश था इस शादी से। कनाडा में रहकर भी उसके अंदर कोई बदलाव या कोई नखरा नहीं था। बिल्कुल सादी घरेलू लड़की थी। दिव्या को देखकर मैं सोचता था कि ऐसी लड़कियां तो हमारे देश में भी नहीं मिलती, मगर देश के बाहर रहने वाले हिंदुस्तानी अपने बच्चों की परवरिश पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि कहीं उनके बच्चे अंग्रेज़ों के रंग में न रंग जाएं। यही वजह थी कि दिव्या भी एक बहुत शरीफ और सुलझी हुई लड़की थी। मैं दिव्या के साथ बहुत खुश था। हमारी शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि मेरी माँ ने धीरे धीरे सास होने का हक अदा करना शुरू कर दिया। वो हर काम में दिव्या को रोक टोक लगाती थी, उसके हर काम में ऐब निकालती थी। जब भी वो खाना बनाती तो मेरी माँ उसके हाथ का खाना नहीं खाती थी, बल्कि उसे डांटती थी कि उसने खाना अच्छा नहीं बनाया, कि जबकि खाना बहुत अच्छा होता था।
मगर दिव्या चुप रहती, कभी भी मेरी माँ को उल्टा जवाब नहीं देती थी। जब माँ ने देखा कि दिव्या कोई जवाब नहीं देती है तो इस बात पर माँ दिव्या को और ज़्यादा डांटती और कहती कि तुम्हें मेरी बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तू मेरी बात का कोई जवाब नहीं देती है, खुद को पता नहीं क्या समझती है। कनाडा में पता नहीं कैसे रही होगी, किस किस के साथ चक्कर था जो तेरे माता पिता जल्दी जल्दी में शादी करके यहाँ से चले गए। ऐसी बातें सुनकर भी दिव्या खामोश रहती थी, बस आंखों में शिकायतें और बेबसी लिए मुझे देखती रहती थी। मैं बहुत डरपोक किस्म का इंसान था। मैं अपनी माँ से बहुत डरता था, उनके आगे चूभी नहीं करता था, चाहे वो सही बात कह रही हो या फिर गलत। मैं अपनी माँ के सामने गूंगा और बहरा बना बैठा रहता, अपनी पत्नी की तरफ से कुछ भी नहीं बोल पाता था। कमरे में आकर मैं दिव्या से माफ़ी मांगता और अपने डर को माँ की इज्जत का नाम देकर उस पर पर्दा डालता था। दिव्या शुरू शुरू में मुझसे बहुत नाराज़ होती थी, कमरे के अंदर घुट घुट कर रोती रहती थी और बोलती थी मुझे आंटी की किसी भी बात से इतनी तकलीफ़ नहीं होती जितना इस बात से होती है कि वो मेरे चरित्र पर इल्ज़ाम लगाती है। मैं उसे समझाता था कि छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लो, तब वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हज़ारों शिकवे गिले अपनी आंखों में लिए मुझसे पूछती, ये छोटी बात है आपके लिए, ये छोटी बात होगी मगर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं देती कि वो मेरे चरित्र पर उंगली उठाए, मगर मैं बेबस हूँ, आपकी वजह से चुप हूँ, मगर आपको भी अपनी माँ को समझाना चाहिए। उस समय मैं दिव्या की बात समझने के बजाय उल्टा उस पर गुस्सा हो गया। मैंने उससे कहा ठीक है, फिर मुझे डिवोर्स देकर वापस चली जाओ अपने माता पिता के पास, उनके घर चली जाओ। उनके घर चली जाती, मैं ऐसा ज़रूर करती, मगर इसीलिए चुप हूँ कि मेरा ऐसा करने से मेरे माता पिता की परवरिश पर उंगली उठेगी। लोग कहेंगे देश से बाहर रहती थी, लड़की के चाल चलन अच्छे नहीं थे, आज़ादी की ज़िंदगी गुजारती थी, शादी के नाम पर इस घर में नहीं रह पाई, अपनी सास और पति से नहीं बना पाई, इसलिए तलाक देकर चली गई। देश से बाहर रहने वाली लड़कियां शादी नहीं निभा पाती और मैं लोगों को ऐसा मौका नहीं देना चाहती थी कि कोई मेरे बारे में ऐसी बातें करे या कोई मेरे माता पिता की परवरिश पर उंगली उठाए। सिर्फ इसीलिए ये जहर का घूंट पी रही हूँ। मेरी माँ का बर्ताव दिन ब दिन और ज़्यादा ख़राब होता जा रहा था। अब मैं भी अपनी माँ के इस बर्ताव से बहुत ज़्यादा तंग आ गया था। दिव्या कभी भी कुछ नहीं बोलती थी, न वो कभी झगड़े की शुरुआत करती थी, न उसने कभी पलटकर जवाब दिया। फिर भी पता नहीं क्यों माँ के दिल में उसके खिलाफ कैसा शक था जो उन्होंने दिव्या की ज़िंदगी नर्क बनाकर रख दी थी। इसी बीच मेरा ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया तो मैंने भगवान का शुक्र अदा किया और सोचने लगा कि अब दिव्या को अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। वो और मैं अब दोनों आज़ाद हो जाएंगे। दिव्या को भी माँ की बातों से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि माँ तो अपना घर कभी नहीं छोड़कर जाएगी, क्योंकि इस घर में पिताजी की यादें थीं और इस घर से माँ को बहुत ज़्यादा लगाव था। मगर मैं इस बार भी गलत था। माँ ने अपना घर खुद तो नहीं छोड़ा और ना ही दिव्या को मेरे साथ जाने दिया। कहने लगी कि तुम छुट्टियों में आते जाते रहना, दिव्या कहीं नहीं जाएगी, यही मेरे साथ ही रहेगी। तुम तो काम पर चले जाओगे, तुम्हारे पीछे ये घर में अकेली होगी। पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में, और तुम्हारी पत्नी तो वैसे भी खुले हुए माहौल में पली बड़ी है। आज के दौर में किसी का कोई भरोसा नहीं है। इधर पति घर से बाहर निकला, उधर पत्नियां अपने यार को बुला लेती हैं। मुझे माँ की इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। माँ प्लीज़ आप कुछ सोच समझकर बोला करें, दिव्या मेरी पत्नी है। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई उसके बारे में ऐसी बातें करे या उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए। पहली बार मैंने हिम्मत करके माँ को जवाब दिया, मगर उसका नतीजा बहुत बुरा हुआ। इसके बाद माँ ने मुझे तो जो सुनाई वो सुनाई, मगर दिव्या के साथ उनका बर्ताव और ज़्यादा बुरा हो गया था। दिव्या की आंखें आंसू से भरी हुई थी। मैंने माँ को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो अपनी ज़िद की पक्की थी। इस तरह मैं तुम्हारी दीदी को अपनी माँ के साथ अकेला छोड़कर यहाँ दूसरे शहर में आ गया। मैं भी घर के हालात से बहुत ज़्यादा तंग आ गया था। जब मैं घर में होता तो माँ दिव्या की शिकायतें करनी शुरू कर देती। कमरे में जाता तो दिव्या रोनी शक्ल बनाकर बैठी रहती थी। अब मैंने परेशान होकर उन दोनों को उनके हाल पर छोड़ दिया था और सोचा था कि अगली बार माँ को ज़बरदस्ती राज़ी कर लूँगा कि दिव्या को मेरे साथ जाने दें। मगर जब मैं छुट्टियों में घर आ गया तो मुझे खुशखबरी मिली। माँ ने कहा, इस हाल में मैं कभी भी दिव्या को अकेले तुम्हारे साथ जाने नहीं दूंगी।
अब दिव्या पूरे तरीके से माँ के रहमो करम पर आ गई थी और इस हालत में भी माँ ने उसे तंग करना बंद नहीं किया, बल्कि उसे इतना तंग किया कि उसकी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई थी। अब जब भी मैं घर वापस आता तो दिव्या मुझसे कतराती थी, मेरे सामने नहीं आती थी, गंदे कपड़े पहनकर घूमती रहती थी, मुझसे बात तक नहीं करती थी। वो दिल ही दिल में मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। एक दिन मैंने ज़बरदस्ती अपने साथ उसे रोक लिया और पूछा कि तुम क्यों मुझसे इतनी नाराज़ रहती हो। तब दिव्या बोली, इसीलिए क्योंकि मैं आपसे सच में तंग आ गई हूँ। अब मुझे आपसे नफ़रत सी होने लगी है। मेरा आपसे बात करने को दिल नहीं करता। आप जब अपनी पत्नी का साथ नहीं दे सकते, उसका सहारा नहीं बन सकते, उस पर इल्ज़ाम लगाने वाले लोगों को रोक नहीं सकते, सही या गलत नहीं बता सकते, वो मर्द किस काम का। ऐसे कमज़ोर मर्द से शादी करने से अच्छा था कि मैं कुंवारी ही रहती और सारी ज़िंदगी अपने माता पिता की दहलीज पर ही बैठी रहती। ये उसके लिए बहुत ही मुश्किल दौर था जिससे दिव्या गुजर रही थी, और मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मैंने दिव्या के साथ सही नहीं किया और उसे अकेला छोड़ दिया, और मेरी माँ ने उसे हर तरह से परेशान किया। वो एक बहुत मुश्किल दौर से गुजरी थी। वो माँ बनने वाली थी। इस समय मुझे उसका साथ देना चाहिए था, उसे समय देना चाहिए था, मगर मैं अपनी जॉब की वजह से घर से दूर था। घर में रहते हुए भी मैं अपनी माँ को नहीं रोक सकता था। जब हमारी संतान पैदा हुई तो दिव्या उस समय बहुत कमज़ोर हो गई थी, मगर अफसोस तब भी माँ को दिव्या पर ज़रा भी तरस नहीं आया। माँ उस समय में भी उसे परेशान करती रही। माँ जब इस दुनिया से चली गई तब बहुत मुश्किलों से दिव्या कुछ बेहतर हुई। उसके माता पिता उससे बहुत दूर थे। फ़ोन पर तो वो उनसे बात कर लेती थी, लेकिन वो इस बारे में उनसे कुछ नहीं कहती थी। विदेश में बैठे उसके माता पिता कहीं उसकी परेशानी सुनकर परेशान न हो जाएं और मैं अपनी जगह शर्मिंदा होकर रह जाता। माँ के जाने के बाद मैं दिव्या को अपने साथ इस शहर में ले आया, उसे समय दिया, प्यार दिया, तब धीरे धीरे वो नॉर्मल होती चली गई। सनी जब पैदा हुआ था उसे बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि अब वो दोबारा माँ नहीं बन सकती। फिर वो समय के साथ साथ बिल्कुल ठीक हो गई, मगर अब कुछ अरसे से फिर वो अजीब से बर्ताव करने लगी। मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने कहा कि आप इन्हें किसी साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाएं। मुझे भी थोड़ा बहुत अजीब लगा, पर मैं दिव्या को समझा बुझाकर डॉक्टर के पास ले गया और डॉक्टर ने उससे सब कुछ पूछा, कुछ टेस्ट वगैरह करवाए। दिव्या से पूरे तरीके से बात करने के बाद उन्होंने बताया कि ये जहनी तनाव का शिकार हो गई हैं, डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो गई हैं और आपके आते ही खुद को अलग अलग रूप में देखने लग जाती हैं। मैंने कुछ समय तुम्हारी दीदी के साथ समय गुजारा तो मैं कुछ समझ गया। दिव्या पीछे चली गई है। जवानी में जब हमारी नई नई शादी हुई थी, अब हम इस उम्मीद में हैं कि तुम्हारी दीदी पहले जैसी एकदम से ठीक हो जाए। अब हम सबको उसका बहुत ख्याल रखना है। दिव्या ने हमारे लिए इतना कुछ किया, अब हमारी बारी है कि हम सब मिलकर दिव्या के लिए कुछ करें। इन सब में गलती मेरी ही है। मेरी वजह से ही वो इतनी तकलीफ से गुजरी थी। उसने अपना बुरा समय नहीं भूला, जो उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा समय गुजरा था। यही वजह थी कि उम्र के इस हिस्से में पहुंचकर फिर से वो पीछे चली गई और दूसरे रूप का शिकार हो गई। जीजू की बातें मुझे बहुत परेशान कर गई थी। वो वक्त गुजरता गया था, मगर दीदी अब भी उस बुरे समय में अटक कर रह गई थी और उसी में जी रही थी। मैं अपनी दीदी को इस तकलीफ़ से नहीं निकाल सकती थी जिस तकलीफ़ को उन्होंने दोबारा महसूस किया। मैं अपनी दीदी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी। अब मैं उनकी बहुत दिलजोई करती थी, उन्हें अच्छा समय याद दिलाती थी, उसी की बातें करती थी, जीजू के साथ गुजरी हुई हंसी मजाक का वक्त याद दिलाती थी। हम सब एक साथ बैठकर मस्ती मजाक करते थे ताकि वो अपने असली रूप में वापस आ सकें। हम सब मिलकर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी माँ जैसी दीदी जल्दी से ठीक हो जाए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।